तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि आरआरबी पीओ मेंस में ऐसा क्या है जो हमें बार बार फेल करवा देता है। ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पे हमें ख़ास करके ध्यान रखना है। और चूंकि ये बातें एग्ज़ाम टाइम में मतलब अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता फिर मैं बताता तो कोई विशेष फ़ायदा आपको होने वाला नहीं था। मैं इतना पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी से इसकी सेट प्रैक्टिस करें, इसे अभी से आप जो है अमल में लाएं और अभी से इन बातों की जो आप मेंस का सेट लगाते हैं तो इन बातों का ध्यान अभी से ही आप रखें। तो ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिस पे हम जो है ध्यान रखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पे हम ध्यान रखेंगे कि जो हम जब एग्ज़ाम दें तो वो हमसे एग्ज़ाम में ना हो। अगर हमसे ऐसा कुछ एग्ज़ाम हॉल में हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कभी भी किसी भी सेक्शन को आप एक्सेस टाइम ना दें, ज़्यादा समय ना दें। तो अब मैं बताता हूँ ये कि होता कैसे है। अब देखो ये होता कैसे है। भाई राइटिंग पे मत जाना। देखो होता कैसे है कि कभी कभी कैसा क्या होता है कि एग्जामिनर जानबूझ के कोई एक ऐसा सेक्शन मैथ या रीजनिंग जो है वो आपको थोड़ा इजी दे देगा। ठीक है, इजी दे देगा। आप उसमें स्कोर करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, लेकिन आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये ईजी है बट कैलकुलेटिव है। ठीक है, जो कि आपका टाइम जो है पूरा का पूरा ले रहा है। अगर मान लो कि ये रीजनिंग है, आप इसमें स्कोर करते जा रहे हो और आपका एक सेक्शन अभी छूटा हुआ है जो कि मैथ। अब इसको करने के लिए आपके पास सिर्फ 10 या 15 मिनट बच रहे हैं और इसके क्वेश्चन जो है वो टफ है, वो इजी नहीं है। आप क्या करोगे फिर बताओ? आप इसमें फेल हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप हर सेक्शन में एक सम्मानजनक स्कोर, मतलब कि 20 क्वेश्चन लगभग न बना लें, तब तक किसी भी सेक्शन को इतना ज़्यादा समय ना दें कि किसी दूसरे सेक्शन के लिए आपके पास समय ही ना बचे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेक्शन में आपके 20, 22, 25 स्कोर हो गए हैं तो थोड़ी देर के लिए उसे रोक के आप दूसरे सेक्शन में जाइए और हर सेक्शन को पहले उसका कट ऑफ जो है उससे क्लियर करने की कोशिश करिए। हर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर सेक्शनल कट ऑफ होता है। अगर आप किसी में भी फेल हो गए तो आपको एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि हम किसी भी सेक्शन को इतना टाइम ना दें कि हमें हमारे लिए दूसरे सेक्शन के लिए हमारे पास समय ही ना बचे। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा ही कुछ है। तो आप ये समझ लो कि इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी एक क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये कैसे होता है? अब कहोगे ये सिंपल सी बात है सर, ये तो सबको पता है कि किसी भी क्वेश्चन में इतना समय ना दूं कि पूरा सेक्शन खराब हो जाए, समय खराब हो जाए। ये कैसे होता है? ये एग्ज़ामिनर क्या करते हैं, आपको फिर यहीं पे यहाँ पे वही वाली बात हो जाती है कि आपको मान लो कि लंबे लंबे लेकिन इजी साइलोलिज्म दे दिया। ठीक है, या फिर आपको काफ़ी टफ साइलोलिज्म दे दिया, साइलो, जो कि आपके दिमाग में पहले से है कि ये तो इजी होता है
लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ये काफ़ी टफ़र साइड पे दे दिया है, बिल्कुल कुछ नए कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिए और आप इसको बना रहे हो बना रहे हो बना रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि यही है जो मेरे से बनेगा। तो आप नए क्वेश्चंस जो आते हैं, जो क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं, उन्हें तो आप ट्राई भी नहीं करते, लेकिन इसमें आप पूरा का पूरा समय दे दे रहे हो। तो ये आपको फंसाने के लिए एक ट्रैप हो सकता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट में, आपके दिमाग में बैठा है कि ये ईजी होता है, वो चीज़ें मान लो कि कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग वो आपको इतना टफ दे दिया जाए कि आपके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर दे। ठीक है, तो लेकिन आप उसे छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट जब बनाते हो, तो जो प्रैक्टिस सेट में कोडिंग डिकोडिंग और सेलोलिज्म होते हैं, उनका लेवल लो होता है। आप वही बना के नंबर ला रहे हो और एग्ज़ाम हॉल में वो हैं, लेकिन वो इतने टफ हैं कि वो आपका सारा समय ले लेंगे। तो यानी कहने का कुल मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन, भले आपने उसे कई बार बनाया हो, नहीं बनाया हो, ठीक है, आपको इजी लग रहा हो, आप अगर देख रहे हो कि वो क्वेश्चन आपका बहुत समय ले रहा है, ठीक है, तो उसे स्किप करिए तुरंत। तुरंत कोई एक सिंगल क्वेश्चन बहुत टाइम, जैसे कि मैं रीजनिंग का उदाहरण दिया, अब मैं आपको एक मैथ का उदाहरण देता हूँ। मान लो कि एक डीआई है, ठीक है, डीआई में आपने पूरा डीआई जो है वो सॉल्व कर लिया। मान लो जैसे डीआई है, पूरा सॉल्व कर लिया। अब इससे एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चन रहते हैं, आपने एक बना लिया, दो बना लिया, तीन बना लिया, चौथा क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और पांचवा क्वेश्चन भी इजी है। आपने यहाँ से यहाँ तक बना लिया, चौथे क्वेश्चन को बना रहे हो, इसमें आपने यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन आपने मान लो कि 3 मिनट में बना लिया, एक एक मिनट दिया, और ये भी क्वेश्चन 1 मिनट बना लिया, 4 मिनट दिया, और सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको 3 मिनट लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना बेहतर है। जो एक सिंगल क्वेश्चन, अगर आपने 4 डीआई के क्वेश्चन बना दिए हैं, तो आप उससे वो उम्मीद मत रखो कि उसमें 5 के 5 डीआई मैं सॉल्व करूँगा ही, चाहे जो हो जाए। ठीक है, ऐसी जिद मत पकड़ो एग्ज़ाम में, ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। अगर अगर एक सेकंड, अगर हमें किसी डीआई में या किसी सेक्शन में या किसी बंच वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं, चौथा नहीं बन रहा, पांचवा बन जा रहा है, या चौथा तक बन गया, पांचवा नहीं बन रहा, तो जिद नहीं पकड़नी चाहिए, उसे छोड़ देते हैं कि अगले सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना सिंगल क्वेश्चन में कभी भी एक्सेस टाइम नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए। अब जो तीसरी चीज़ है, वो आपको तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करते तो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम निकालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो तीसरी चीज़ है जो आपको होना चाहिए, दैट इज़ बेटर टाइम मैनेजमेंट। ये इसकी प्रैक्टिस आप जो है वो अभी से करेंगे, और जो आप सेट लगाते हैं मेंस की, उसी में करेंगे। बेटर टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या हो सकता है? हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं, जीए, रीजनिंग, सॉरी एक सेकंड, जीए, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो मैं जैसे करता था कि इस पूरे को एक सेक्शन मानता था और इन दोनों को एक अलग सेक्शन मानता था। इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग टाइम रखता था मैं, लगभग 50 मिनट, 2 4 5 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी समय इन दोनों के लिए रखता था। ठीक है, यानी इसको, इन दोनों को बनाने के लिए लगभग मैं 1 घंटा अपने पास रखता ही रखता था। ठीक है, लेकिन इसके लिए 50 मिनट 55 मिनट जब सॉल्व हो जाए, अगर जीए में कितना समय लगेगा, मैक्सिमम 20 मिनट, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो चूँकि ये 20 नंबर का ही होता है, तो ज़रूरी नहीं कि इसको पूरी तेज़ी से हड़बड़ी में आप मार के गलत करके आ जाओ। इसमें भी टाइम दो, इसमें 15 मिनट दे दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी या इंग्लिश जो भी बनाते हैं, अब रेस्ट जो समय बच गया वो आप अच्छे से दो, इसमें ज़्यादा समय दो, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर लाने हैं, और इसमें ज़्यादा नंबर आ गए तो सिलेक्शन आपका
100% हो ही जाएगा। और उसके बाद जब हम ये तीनों बना लेते हैं, ये सेक्शन हमारा हो जाता है, तो उसके बाद है हम इसमें आते हैं, मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, इसमें आते हैं और इसमें 2 मिनट इसमें देते हैं और 2 मिनट इसमें देते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं बनाते, पहले 2-2 मिनट देके इसका सारा क्वेश्चन देखते हैं 1 टू लास्ट, और इसका भी सारा क्वेश्चन देखते हैं 1 टू लास्ट। चले बने तो उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए या मार्क कर दीजिए, या फिर अपने रफ शीट में वो नंबर्स लिख लीजिए जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं एक ही बार में बना दूंगा। और यकीन मानो ये काम अगर कर लिए तो फेल नहीं हो गए। तो इसे मैं अपने रफ शीट में वो क्वेश्चंस लिख लो कि नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 22, ये बहुत इजी है, मैं तुरंत तुरंत बनाऊंगा। और सेम काम रीजनिंग में भी कर लो, जो इजी है उनका नंबर या तो रफ शीट में लिख लो। 2 मिनट देना है पूरा, याद रखना ये 2 मिनट तुम्हें तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, मैथ और रीजनिंग। तो इतना करना है, इसमें जाके देखना है पहले कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं एक गो में बना सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, इसमें तो अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, आपको इसमें भी एवरेज लोगों से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का सबसे पहला तरीका या सबसे पहला रूल यही होता है कि आप एवरेज मार्किंग जो लोगों को आने वाली है उससे ज़्यादा नहीं, 2 से 4 नंबर ज़्यादा ले आओ, तुम लाखों से ऊपर चले जाओगे और तुम्हारा एग्ज़ाम जो है 100% क्लियर हो जाएगा। तो एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास इससे भी बेटर कोई टाइम मैनेजमेंट है या कोई तरीका है तो ऑफ कोर्स आप उसे अपनाइए। अगर ऐसा कुछ अपनाना चाहते हैं जैसा मैंने बताया तो उसे अभी से प्रैक्टिस करिए और अभी से वो आप उसे अप्लाई करिए। ठीक है, अब जो चौथी चीज़ है वो है क्या है, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SBI PO का मेंस हो, चाहे वो IBPS PO का मेंस हो, चाहे वो RRB PO का मेंस हो, उसमें क्या होता है, हर मेंस में कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपने पहले नहीं देखे होते, और हर बच्चा उससे घबराता है, घबरा के उसे छोड़ देता है। उसे लगता है जो जानता हूँ यार वो तो बन ही नहीं रहा, मैं इसमें कैसे कूदूँ, ये तो पहली बार देख ही रहा हूँ। याद रखना कि जब भी नए क्वेश्चंस आते हैं पहली बार एग्ज़ाम में, अगर आपको देखने को मिले तो आप लकी हो, अगर नहीं मिले तो फिर तो बात ही, ये वाला तो कंडीशन ही नहीं अप्लाई होता। अगर आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले तो उसे ऑलवेज ट्राई करिए, ऑलवेज। जब भी कुछ भी नया, बिल्कुल नया, जो पहली बार आ रहा हो, ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम में आता है तो वो हमेशा हमेशा ईजी होता है। हो सकता है देख के आपको दूर से वो अजीब डायग्राम लगे, कुछ अजीब चार्ट ग्राफ लगे, लेकिन जैसे ही आप उसे 2-3 लाइनें उसकी पढ़ोगे या उसे समझने की थोड़ी कोशिश करोगे, एग्ज़ाम में ट्राई करना हिम्मत वाली बात है, लेकिन करोगे तो आई डेफिनेटली श्योर, आप कोई भी एग्ज़ाम पुराना निकाल के देख लो, जो भी चीज़ें पहली बार एग्ज़ाम में आई हैं वो पहले बार जो भी आई हैं वो काफ़ी ईजी रही। जिन्होंने उसे ट्राई किया उनके 5-6 नंबर बढ़ गए, जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो अपना पुराना वाला कि मेरे को तो भाई साइलोलिज्म ही बनाना है, चाहे जितना भी टफ आ जाए, 1 घंटा दे दूंगा लेकिन 5 साइलोलिज्म बनाऊंगा, तो वो उनका, वैसे लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होता। देखो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में नई चीज़ों के लिए तैयार रहो, हमेशा रेडी रहो कि हमें एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ नया जो है वो देखने को मिल सकता है। और इतना तो हमारा दिमाग का लेवल होना ही चाहिए, अगर हम PO बनना चाहते हैं, कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, तो हमारा इतना दिमाग का लेवल होना ही चाहिए कि अगर कोई नई समस्या हमारे सामने बिल्कुल पहली बार आ जाए जो हमने पहले नहीं देखी है कभी, तो हम उसे टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए नए क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में तो ऑलवेज ट्राई इट, मेरी तो यही सलाह है। और विशेष क्या बताऊँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है डू नॉट फियर। एक ये ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में फ़ेल कराने में, अगर मैं कहूँ तो 70-80% इन्हीं का योगदान होता है। आप कितनी भी तैयारी करके जाओ, कितना भी वीडियो देख के जाओ, कितना भी सोच के जाओ, कितनी भी प्रैक्टिस करके जाओ, अगर ये अंदर में भरा पड़ा है
तो बहुत मुश्किल है कि आप बिल्कुल सही से उतना परफॉर्म करके आ पाएँ जितना आप घर में भी कर रहे हो। तो देखो, करना कुछ नहीं है इससे। थोड़ा बहुत अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब आप सिंसियर हैं। पहले तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि आप एग्ज़ाम से थोड़ा बहुत डर रहे हैं। हो जा रहा है थोड़ा सा, अगर वो अपनी होने वाली गलतियों के बारे में सोच ले रहा है कि ये सब गलतियाँ मेरे से होती हैं, इस पर मेरे को ध्यान रखना है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको फेल हो जाने का डर इतना ज़्यादा लग रहा है कि आप एग्ज़ाम में आपको जितना आता है उसका 50% से भी कम जाके अपना परफॉर्म कर पाते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, ये आपको अधिकार नहीं है। अब फेल अगर आप इस रीज़न से हो रहे हैं, इस रीज़न से आप फेल हो रहे हैं, तो फिर तो और भी बुरी बात है। अगर आप इसे ख़त्म नहीं ही कर पा रहे फियर को, बिल्कुल आप जाते हैं और आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि रिप्लेस इट विथ गुस्सा, एंग्री। गुस्से में एग्ज़ाम दो। कि ये क्या तरीका है कि हर साल मैं जाता हूँ और डर के फेल हो जाता हूँ। फियर से बेटर है गुस्सा। गुस्सा कम से कम आपको एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। लेकिन फियर जो है वो कभी कभी ना आपसे इतने ऐसे काम करा देता है जो आपने सोचा नहीं होगा। 2+2 5 लिख के आते हैं हम लोग फियर में। कुछ लोग रेड कर रहे होंगे मेरी बातों से। तो उससे बेहतर है कि अपने फियर पे गुस्सा जाओ। ये क्या तरीका है, कितने साल तक मैं डर 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 जाता हूँ और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता हूँ, डर जाता हूँ एग्ज़ाम फ़ेल हो जाता हूँ, और घर आता हूँ तो वही क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाता है जो वहाँ पे मेरे से 10 मिनट में नहीं बना। मैं एग्ज़ाम को फोड़ने आया हूँ और फोड़ के जाऊँगा। ठीक है, बस सेट योर माइंडसेट। और जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जितनी भी चीज़ हैं, इसे आप घर पर प्रैक्टिस के दौरान महसूस करते होंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सालों तक किया है। और घर पे प्रैक्टिस के दौरान इसे उपयोग में लाइए। अगर कुछ चीज़ें बहुत स्पीड में बता दी हैं, नहीं समझ पाए, तो उसे 2-3 बार देखो, उसे फ़ील करने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, अभी से आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उस पे अभी से अप्लाई करेंगे, और अभी प्रैक्टिस में ही, जब आप मेंस का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो प्रैक्टिस में ही इसका ध्यान रखेंगे। तो अभी के लिए काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, अभी के लिए इतना ही। एक वीडियो में ये वाला जो टाइम मैनेजमेंट है, बेटर टाइम मैनेजमेंट, इस पे एक वीडियो और डिटेल में बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब कर लो अगर किया नहीं है तो, और सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाएगी। तो इस पे एक वीडियो काफ़ी डिटेल में अच्छे से हम बनाएंगे। तो और भी कुछ आपको पूछना है या कुछ रह गया या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करिए, और जितना भी हो सके मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चैनल को याद से, बिल्कुल ही याद से सब्सक्राइब कर लेना।